नमस्कार। यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक लाभ के सिद्धांत। इस टॉपिक में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज हम सीधा बात करते हैं कि लाभ के सिद्धांत के अंतर्गत जब अपूर्ण प्रतियोगिता होती है तो किस तरह की स्थिति होती है। क्योंकि हम लाभ की मांग एवं पूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ये इसका बिल्कुल पिछले वाला वीडियो जो था वो हमने पढ़ा था पूर्ण प्रतियोगिता और सामान्य लाभ निर्धारण, और आज पढ़ेंगे हम अपूर्ण प्रतियोगिता एवं लाभ का निर्धारण। जहां पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में वस्तु की कीमत उसके औसत एवं सीमांत उत्पादन व्यय के बराबर होती है, यानी प्राइस, एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब एक बराबर होती हैं और उत्पादक को केवल सामान्य लाभ ही मिलता है। और हम यह भी जानते हैं कि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता एक मिथ्या और अव्यवहारिक धारणा है। पूर्ण प्रतियोगिता कहीं भी नहीं मिलती है। बाजार में केवल अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादक का पूर्ति पर पूरा नियंत्रण रहता है। वस्तु की पूर्ति को नियंत्रित कर बाजार में वस्तु की कीमत को प्रभावित करता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है। इस साम्य बिंदु पर ही दीर्घकाल में उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। उत्पादक व्यवसाय में असामान्य लाभ प्राप्त करने के लिए सफल रहता है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हमने इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें एकाधिकार, द्वैधाधिकार, अल्पाधिकार आदि के बारे में हमने जानकारी ली थी। प्रावेगिक परिवर्तन तथा नवीन प्रक्रिया प्राय अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होती है। ये प्रवृत्तियां ही अल्पावधि में एकाधिकारी शक्ति प्रदान कर अन्य शक्तियों के अनुकूल होने पर अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है। जब हम चित्र रूप में देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सामान्य लाभ रेखा एक क्षैतिज पड़ी रेखा न होकर के ऊपर उठती हुई रेखा होती है। चित्र में हम देख रहे हैं एस जो है वह साहसियों की पूर्ति वक्र है और डी रेखा जो है वो साहसियों की मांग रेखा है, और दोनों का साम्य बिंदु आर है, यानी आर पर दोनों एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अतः यह मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों का साम्य बिंदु है। प्रत्येक साहसी को क्यू आर या ओ पी दर से लाभ मिलेगा और इस संतुलन बिंदु पर साहसियों की मांग और पूर्ति ओ क्यू होगी। जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ओ क्यू आर पी, ये जो हमारा आयत या वर्ग जो बन रहा है, इसे हम सामान्य लाभ कहते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब हम देखते हैं कि आर पी एस के ज़्यादा जो जगह हैं वह जगह हमें बताती है कि यह अतिरिक्त लाभ है और सामान्य लाभ से अधिक मिलने वाले लाभ के कारण ही साहसियों को लगान प्राप्त होते। समाजवादी विचारकों तथा अन्य समाज सुधारकों ने लाभ को अवांछनीय बताया है। इन विचारों के आधार पर लाभ को अनुचित मानना उपयुक्त नहीं है।
साहसी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है और उसके कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता है। नवीन प्रवर्तनों एवं आविष्कारों के प्रयोग को प्रेरणा मिलती है। वह अनिश्चितता को वहन करता है, अतः उसे इन कार्यों के लिए लाभ अवश्य प्राप्त होना चाहिए। पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार साहसी समाज की बहुत बड़ी आर्थिक सेवा करता है और उसके बदले में पुरस्कार के रूप में उसे लाभ मिलता है। लाभ साहसी के जोखिम व अनिश्चितताओं के वहन करने तथा व्यावसायिक बुद्धि के प्रयोग का प्रतिफल है। इसके कारण जो है लाभ अन्यायपूर्ण नहीं है, बल्कि यह न्यायपूर्ण होता है। स्वतंत्र उपक्रम प्रणाली के अंतर्गत सामाजिक कार्य के कारण लाभ वांछनीय होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ के प्रायोगिक कार्य, नवप्रवर्तन तथा विनियोगों को प्रोत्साहन देना तथा कार्यान्वित करना होता है और इससे समाज में उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि से समाज आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता है और अर्थव्यवस्था में साधनों के विभिन्न प्रयोगों के लाभ के वितरण के कारण साहसियों को भी लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हम उत्पादन के अन्य साधनों को भी कुछ न कुछ अवश्य देते हैं। लाभ के सामाजिक कार्यों के कारण ही समस्त अर्थव्यवस्थाओं में लाभ पूर्णतः औचित्यपूर्ण है और उद्यमकर्ताओं को असीमित मात्रा में लाभ कमाने की आशा रहती है और इसी के कारण वे व्यवसाय में बने रहते हैं। परंतु यदि बाजार के अंदर कृत्रिम कमी कर मुनाफाखोरी करने लगे कोई व्यवसायी, तो ऐसी स्थिति में समाज के अन्य वर्गों के लिए दशाएं जो है अन्यायपूर्ण होगी और इसके लिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इस तरह की असामाजिक गतिविधियों पर रोक भी लगानी चाहिए। अब अगला मुख्य बिंदु है, क्या लाभ समान हो सकते हैं? सामान्यतः ये दिमाग में आता है कि क्या लाभ सभी साधनों के लिए समान होते हैं? वास्तव में लाभ की दरें समान नहीं पाई जाती हैं। विभिन्न व्यवसायों व उद्योगों में जोखिम व अनिश्चितता की भिन्नता पाई जाती है। अधिक जोखिम एवं अनिश्चितता वाले उद्योगों में कम जोखिम वाले उद्योगों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। अल्पकाल में एक ही उद्योग में साहसियों की योग्यता में भिन्नता के कारण भी लाभ की दरों में भिन्नता पाई जाती है। तकनीकी परिवर्तन विश्व में निरंतर होते रहते हैं और इन परिवर्तनों के कारण भी लाभ की समानता नहीं रहती है। उत्पादन लागत के अंश के रूप में लाभ को एक प्रकार की अविशिष्ट आय माना जाता है, क्योंकि उत्पादन में साहसी के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य सभी साधनों के पारिश्रमिक या मूल्य भुगतान के बाद बची राशि ही लाभ कही जाती है। इसके अतिरिक्त यदि हानि हो जाती है तो यह हमारा लाभ भी ऋणात्मक हो जाता है। अर्थशास्त्र में लाभ उत्पादन व्यय का एक अंश भी है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में साहसी की सेवाएं आवश्यक होती है और उसको अपनी सेवाओं के लिए प्रत्याशित लाभ मिलना चाहिए ताकि उसकी पूर्ति उस व्यवसाय में बनी रहे। सामान्य लाभ उत्पादन लागत का एक अंश होता है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में साहसी की पूर्ति के लिए कुछ मूल्य की अदायगी करनी पड़ती है और इस रूप में लाभ सीमांत लागत एवं मूल्य का अंग होता है। अतिरिक्त लाभ जो होता है वह लागत का अंश नहीं होता है, यानी सामान्य लाभ से अधिक अगर लाभ मिल रहा है तो वह लागत का अंश नहीं होगा। सीमांत साहसी को केवल उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही लाभ दिया जाता है। जो अधिसीमांत साहसी है उन्हें प्राप्त अतिरिक्त लाभ एक प्रकार की डिफरेंशियल सरप्लस होती है,
जिसे लागत का भाग नहीं कहा जाता है। इस प्रकार हमारा लाभ के सिद्धांत का जो टॉपिक है वह समाप्ति की ओर है। एक छोटा सा बिंदु जो हम सामान्य चर्चा करते हैं कि लाभ नीति कैसी होनी चाहिए, किसी फर्म द्वारा लाभ का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। दो तरह की अवधारणाएं हम देखते हैं, लाभ की अधिकतमीकरण अवधारणा और संतोषप्रद लाभ नीति। आज के युग की अगर हम बात करते हैं तो लाभ अधिकतमीकरण अवधारणा जो है वह लुप्त प्राय होती जा रही है और संतोषप्रद लाभ नीति प्रचलन में है। इसका कारण भी है क्योंकि अधिकतम लाभ जहाँ होता है वहाँ नए साहसी और उसी व्यवसाय में आ जाते हैं और अधिकतम लाभ को सामान्य लाभ में बदल देते हैं। और संतोषप्रद लाभ नीति के कारण फर्में अपनी बिक्री मात्रा को अधिकतम करने के लिए उत्पादन का मूल्य कम करके लाभ को बनाए रख सकती हैं। जोखिमें इसमें कम होती है और इसमें फर्म की तरलता में भी वृद्धि होती है और बेकार की प्रतिस्पर्धा जो व्यवसाय में बनी रहती है वो भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि सबको सामान्य संतोषप्रद लाभ मिल रहा है तो बेकार की प्रतिस्पर्धा भी यहाँ नहीं रहती है। फर्म की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है, क्योंकि अच्छा उत्पाद कम कीमत में मिल रहा है तो सामान्यतः उपभोक्ता उस फर्म का माल खरीदने में संकोच नहीं करते हैं। और इसके कारण अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप भी नहीं होते हैं। तो ये है किसी फर्म के द्वारा लाभ के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, ये उस पर निर्भर कर रहा है।